So hello everyone, welcome back to B Rankos Nursing Academy. In last video we have seen सीज़ोफ्रेनिया. हम सीज़ोफ्रेनिया को कंटिन्यू कर रहे थे. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सीज़ोफ्रेनिया क्या होता है और किस तरीके से जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सीज़ोफ्रेनिया को, मतलब क्या क्या रीजंस है. इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फर्स्ट वीडियो इन सीज़ोफ्रेनिया. सो टुडे इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. एज सीज़ोफ्रेनिया एक लंबा टॉपिक है, सो विल डिस्कस दिस टॉपिक इन पार्ट्स. तो क्लिनिकल फीचर्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि सीज़ोफ्रेनिया के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. तो सीज़ोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू दिए हुए हैं. मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फीचर्स बताए थे सीज़ोफ्रेनिया के. तो यहाँ पे हम 4 तरीके से देखेंगे सीज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो 4 वेज में देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट है साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू यूगेन ब्लूलर. यूगेन ब्लूलर क्यों ना, यूगेन ब्लूलर जो है इन्होंने सीज़ोफ्रेनिया वर्ड को कॉइन किया था. यानी यूगेन ब्लूलर जो है वो एक साइकेट्रिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीज़ोफ्रेनिया को बताया था कि सीज़ोफ्रेनिया क्या होता है, और सीज़ोफ्रेनिया वर्ड को भी उन्होंने ही कॉइन किया था कि सीज़ोफ्रेनिया हम इसको बोलेंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखें साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू यूगेन ब्लूलर के अकॉर्डिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं सीज़ोफ्रेनिया के. तो यहाँ पर हमने 2 बेसिस में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड द सेकंड इज़ सेकेंडरी सिम्टम्स. तो फर्स्ट जो प्राइमरी सिम्टम है इसको हम बेसिक या फंडामेंटल या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं जो हम कहते हैं 4A सिम्टम ऑफ सीज़ोफ्रेनिया. यूगेन ब्लूलर के अकॉर्डिंग सीज़ोफ्रेनिया जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके साइन एंड सिम्टम्स को बताया गया है, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी और सेकंड है हमारा सेकेंडरी. तो प्राइमरी को हम बेसिक या फंडामेंटल या 4A सिम्टम ऑफ सीज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं. 4A का मतलब क्या है, 4A क्यों बोलते हैं, बिकॉज फर्स्ट A फॉर एम्बीवैलेंस. एम्बीवैलेंस वी विल सी फर्दर कि कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है. एम्बीवैलेंस मीन्स कि एक पर्सन को लेके हमारे अंदर 2 तरीके की फीलिंग होती है. वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट हेयर वी सी कि 4A सिम्टम क्यों कहते हैं. A फॉर एम्बीवैलेंस, A फॉर ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. तो यूगेन ब्लूलर ने जो साइन एंड सिम्टम दिए थे उसको हम 2 साइड में डिवाइड करते हैं. वन इज़ प्राइमरी एंड अदर इज़ सेकेंडरी. तो प्राइमरी को हम बेसिक, फंडामेंटल या फिर 4A सिम्टम ऑफ सीज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं. और जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं जिनको हम असेसरी सिम्टम्स भी कहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम फर्स्ट बोलते हैं. सेकेंडरी में 2 तरीके और सिम्टम्स आते हैं. जो होता है फर्स्ट हमारा है परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर और सेकंड जो है हमारा थिंकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सीज़ोफ्रेनिया के ये 4 तरीके के होते हैं, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. जो फर्स्ट है वो यूगेन ब्लूलर ने दिया था. तो यूगेन ब्लूलर ने क्या दिया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूगेन ब्लूलर थे, इन्होंने ही सीज़ोफ्रेनिया को पूरा डिस्कस किया है, इसलिए यूगेन ब्लूलर के सिम्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूगेन ब्लूलर ने 2 तरीके के दिए थे. जो फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी. प्राइमरी को हम बेसिक, फंडामेंटल या 4A सिम्टम्स भी बोलते हैं, जिसमें 4A क्यों बोलते हैं, बिकॉज A फॉर एम्बियंस, ऑटिज्म, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. सेकेंडरी को हम बोलते हैं असेसरी सिम्टम्स. इसमें 2 तरीके के आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज़ थिंकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर.
सो यहाँ हम देखते हैं जो हमने प्राइमरी डिस्कस किया था, जो प्राइमरी है यूगेन ब्लूलर ने जो दिया था, यूगेन ब्लूलर ने जो दिया था प्राइमरी, जिसको हम बेसिक और फंडामेंटल और 4 सिम्टम्स भी बोलते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट था दैट इज हमारा एम्बियंस था, एम्बीवैलेंस था। तो एम्बीवैलेंस का मतलब क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट इमोशंस एटीट्यूड इन अ पर्सन फॉर अ थिंग फॉर अ पर्सन एट द सेम टाइम। यानी कि एक पर्सन के अंदर, जैसे कि मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन, और मेरे अंदर किसी सामने वाले पर्सन को लेकर दो थॉट्स प्रोसेस हैं। जैसे मैं हूँ और मेरी एक टीचर है, तो मेरी जो टीचर है, मेरी टीचर को लेके मेरे अंदर दो प्रोसेस हैं कि द मैम इज़ वेरी रूड बट शी टीचेस वेरी वेल। द पर्सन है कि वो भाई सामने वाला बंदा जो है वो बहुत रूड है बट हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। मतलब दोनों तरीके के थॉट प्रोसेस हैं। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट इमोशंस फॉर अ पर्सन, एग्जाम्पल अ डॉटर से टू हर फादर, फादर आई लव यू एंड आई हेट यू। मतलब कि एक बेटी जो है वो अपने फादर से बोल रही है द डैड आई लव यू एंड आई हेट यू। मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो चॉकलेट लेके आया तो शी इज थिंकिंग येस डैड आई लव यू, बट कोई गलती हो गई, वो डांट दिया फादर ने तो डैड आई हेट यू लाइक दिस। तो यहाँ पर एक जो फर्स्ट सिम्टम है दैट इज एम्बीवैलेंस। Ambivalence is an emotion related disorder. As we see the coexistence of two opposite emotions. तो एम्बिवेलेंस में क्या होता है? को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक साथ दो इमोशन और दोनों अपोजिट एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एम्बिवेलेंस इज अ इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर। एम्बिवेलेंस जो है ये इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जेनेसिस सिंथेसिस ऑफ इमोशन इज फ्रॉम लिम्बिक सिस्टम, कि जो हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं, जो हमारे अंदर इमोशनल फीलिंग आती है, वो कहाँ से डेवलप होती है, कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से सिंथेसाइज होती है हमारी बॉडी में? सो द आंसर इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन। Limbic system is a part of a brain which is responsible for generation of emotions. अब देखो, इमोशंस को जनरेट तो लिम्बिक सिस्टम करता है, बट इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है? दैट इज फ्रंटल लोब। यहाँ पर ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स हैं कि इमोशंस को जनरेट कौन करता है। तो इमोशंस को जनरेट लिम्बिक सिस्टम करता है, और इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है? तो इमोशंस को कंट्रोल फ्रंटल लोब करता है। सो द सेकेंड वन जो हमने देखा था 4A सिम्टम थे, उसमें हमारा सेकेंड था ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग बिहेवियर। इसका मतलब एक्सेसिव फैंटेसी थिंकिंग लीड्स टू विड्रॉल इनटू सेल्फ, एक्सेसिव फैंटेसी थिंकिंग विच आर इरेशनल एंड विदाउट इनटू सेल्फ। मतलब ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं, इन दिस द पेशेंट और द इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फैंटेसी थिंकिंग में रहता है, बहुत ज़्यादा अपने सपनों की दुनिया में रहता है। इतना ज़्यादा अपने सपनों की दुनिया में रहता है कि वो जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो अपना इन्वायरमेंट, उसका नियर बाय इन्वायरमेंट, उससे विड्रॉल हो जाता है। मतलब अपनी खुद की ही दुनिया में रहना, दैट इज ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग। एंड दिस अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट लिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज, मतलब कोई ऐसी इमोशनल चीज़ जो थोड़ी देर के लिए ही रहती है। सो व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट इज अ शॉर्ट लिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज। सो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर क्या आता है? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर आता है इमोशनल रिस्पॉन्सेज विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और डिमांड।
अफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर क्या आता है, एक ऐसा इमोशन डेवलप होना किसी भी पर्सन के अंदर जो कि सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, जो कि एक इन्वायरमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, जैसे कि लाफिंग ऑन अ सैड इवेंट, मतलब किसी की डेथ हो गई है और आप जाके वहाँ पे हंस रहे हो, सो दिस इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट. अफेक्ट मीन्स व्हाट इज अफेक्ट, अफेक्ट इज अ शॉर्ट लिव इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी थोड़ी देर के लिए जो हमारे अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं, दैट इज अफेक्ट. अफेक्टिव डिस्टर्बेंस क्या होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डिमांड, मतलब किसी की मौत हो गई आप जाके वहाँ पे हंस रहे हो, किसी की शादी आप जाके वहाँ पे रो रहे हो, तो ये क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है चीज़ें, सो दिस इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस. And the last one is loosening of association, loss of connection between idea of a sentence, मतलब कि हमारे माइंड में क्या आइडिया आ रहा है और उसका हम एक, जैसे मान लो कि मेरे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो मैं उसको बोलूँगी, एक्सप्रेस करूँगी, बट अगर आइडिया आ रहा है लेकिन हम उसको सेंटेंस में बनाकर और सामने वालों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब थॉट प्रोसेस तो कुछ और आ रही है और सेंटेंस में बोल कुछ और रहे हैं, दैट इज लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. एग्जाम्पल, sorry, this patient shift idea from one subject to another, there is no connection between the ideas of the sentence, मतलब कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो रहा है पेशेंट, बट वहाँ पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हेयर इज गए, माई नेम इज श्याम, राधा इज इन द किचन, ग्रांडमा प्रिपेयरिंग द क्लॉथ, क्लाउड्स आर अबाउट टू रेनिंग, मतलब यहाँ पर सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, माई नेम इज श्याम एक पूरा सा कंप्लीट सेंटेंस है, राधा इज इन किचन इज पूरा सेंटेंस है, ग्रांडमा प्रिपेयरिंग क्लॉथ ये भी एक पूरा सेंटेंस है, बट इन सेंटेंस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सो इसको हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. So here is a question, which of the following is not for a symptom of schizophrenia. तो एम्बिवैलेंस हमने देखा था जिसमें कि दो डिफरेंट इमोशंस हो जाते हैं एक पर्सन के लिए. ऑटिस्टिक थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा अपने ही ख्यालों में डूबे रहना. लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन यानी कि कुछ भी बोल रहा है पेशेंट, किसी का भी आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट एम्बी टेंडेंसी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था. जैसे कि अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट में 4A सिम्टम्स में हमारा एम्बीवैलेंस है, ऑटिज्म है, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ये चार चीज़ें हैं, बट यहाँ हमें क्या मिला है ऑप्शन में, एम्बिटेंडेंसी, तो ये ऑप्शन में नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी, दैट इज जिसको हम कहते हैं असेसरी और स्किज़ोफ्रेनिया. तो इसमें हमारा पहला क्या था, परसेप्शन रिलेटेड, और दूसरा क्या था हमारा, थिंकिंग रिलेटेड. तो परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या आएगा, हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन इज परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर. अगर हेलुसिनेशन आ जाता है परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर में आएगा हमारा हेलुसिनेशन. इसमें भी कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन विद रनिंग कमेंट्री, और सेकंड क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन. अगर प्रायोरिटी पूछे तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन को, और सेकंड प्रायोरिटी देनी है विजुअल हेलुसिनेशंस को. नाउ दिस अदर वन इज थिंकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर. अभी तक हमारे जो हैं साइलेंट सिम्टम्स चल रहे हैं यूगन ब्लूलर वाले, जिसमें हमने प्राइमरी देख लिया कि 4A सिम्टम्स आते हैं, और सेकेंडरी में हमने देखा कि हमारा आता है परसेप्शन रिलेटेड एंड थिंकिंग रिलेटेड. तो परसेप्शन रिलेटेड में हमारा हेलुसिनेशन आ जाएगा और दूसरा जाएगा विजुअल हेलुसिनेशन. अब यहाँ पे हमारा आया था थिंकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर. थिंकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर में हमारा फर्स्ट है फॉर्म ऑफ थॉट और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. फॉर्म ऑफ थॉट और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर यानी थॉट प्रोसेस बनने में कोई डिसऑर्डर है. फर्स्ट हमारा जो है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जिसको हमने पहले डील कर लिया है. लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या है,
कि पेशेंट जो है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि सेंटेंस तो कंप्लीट फॉर्म होते हैं बट 2-3 सेंटेंस आपस में जो फॉर्म होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। द सेकेंड वन इज सर्कमस्टेंशियलिटी। व्हाट इज सर्कमस्टेंशियलिटी? इट इज़ अ थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर वेयर पेशेंट वंडर अवे फ्रॉम द टारगेट पॉइंट गोल बट अल्टीमेटली रीच टू द टारगेट पॉइंट। तो क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है। यहाँ मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज माई क्वेश्चन। सो यू आर सेइंग द स्काई इज ब्लू, आई लिव इन बैंगलोर, माई फादर इज आर्मी मैन, आई हैव 2 ब्रदर एंड सिस्टर, टोमेटो इज रेड, माई टी शर्ट इज ब्लू एंड माई नेम इज राहुल। सो पेशेंट से हमने यहाँ पूछा व्हाट इज़ योर नेम, इसने हमें पूरा घुमाया बट एट लास्ट में इसने अपना नाम हमें बता दिया। सो दिस इज सर्कमस्टेंशियलिटी। मतलब पूरा एक हमें चक्कर कटवा देगा पेशेंट, पूरा घुमा देगा बट एंड में हमें आंसर मिल जाएगा। दिस इज सर्कमस्टेंशियलिटी। एंड टेंजियलिटी, व्हाट इज टेंजियलिटी? Patient wander away from the target point, never reach to the target point. Here I ask from a patient, what is your name? Say, my t-shirt is blue, sky is blue, tomato is red, my father is a worker, my mother is a housewife, I have 2 kids, I have a business, my life is very happy, I want to go to buy vegetables, I studied in a school। मतलब कुछ भी जवाब देगा बट जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ योर नेम, इसका आंसर नहीं मिलेगा। दैट इज टेंजियलिटी। और सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या था? एट लास्ट द पेशेंट विल कम एट द क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका लास्ट में आंसर बता देगा। बट यहाँ टेंजियलिटी में घुमाता ही रहेगा बट क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बोलेगा। द नेक्स्ट इज परसिवरेशन। पेशेंट गिव द सेम आंसर फॉर द डिफरेंट क्वेश्चन, पेशेंट रिपीटेबली यूज द सेम वर्ड फॉर डिफरेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट से पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज शंकर, ये जवाब तो उसने दे दिया, सही दे दिया। फिर आप पूछोगे हु इज़ द फर्स्ट PM, तो भी वो जवाब देगा शंकर। हु इज़ द प्रेजेंट PM, तो भी जवाब देगा शंकर। वेयर यू लिव, तो भी जवाब देगा शंकर, है ना। वेयर आर यू गोइंग, तो भी जवाब देगा शंकर। व्हाट आर यू डूइंग, तो भी शंकर। तो मतलब हर एक चीज़ का। और यहाँ पर स्टिमुलस प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टिमुलस प्रेजेंट है, यानी आप कुछ पूछोगे तो ही वो जवाब देगा, आप नहीं पूछोगे वो जवाब नहीं देगा। लेकिन आप जो ही पूछोगे उसका वो एक ही जवाब देगा। मतलब आप पेशेंट से पूछोगे आपका नाम क्या है, उसने बोल दिया शंकर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, चुपचाप बैठा रहेगा। बट अगर आपने पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, शंकर, आप कहाँ रहते हो, शंकर, आपने क्या खाया, शंकर, आर यू मैरिड, शंकर, वेयर आर यू गोइंग, शंकर। एवरी चीज़, हर एक चीज़ का आंसर जो है पेशेंट के पास वो एक ही चीज़ रहेगी बट स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। मतलब आप पूछोगे तो ही जवाब देगा, नहीं पूछोगे तो जवाब मरीज नहीं देगा। एंड द नेक्स्ट इज नियोगलिज्म। न्यू से समझ में आ रहा है हमें फर्स्ट थिंग दैट इज न्यू। पेशेंट इन्वेंट्स न्यू वर्ड आर मीनिंगलेस फॉर अदर बट फॉर सम सिग्निफिकेंट फॉर पेशेंट। पेशेंट ऐसे नए वर्ड बना लेगा जो कि पर्पसलेस है, मीनिंगलेस है, उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन मरीज के लिए उन शब्दों का अर्थ है। जैसे कि टिन टिन टिपा, अगर पेशेंट ने बना लिया पेन को वो बोलेगा टिन टिन टिपा। टिन टिन टिपा हमारे लिए कोई वर्ड नहीं है बट फॉर पेशेंट टिन टिन टिपा मीन्स पेन। सिन्नी,
सिन्नी मीन्स बाथिंग, तो हमारे लिए सिन्नी का मतलब कुछ नहीं होता है, बट फॉर पेशेंट सिन्नी मीन्स बाथिंग। तो पेशेंट ऐसे इन्वेंट न्यू वर्ड, पेशेंट इन्वेंट न्यू वर्ड्स, पेशेंट जो है वो न्यू वर्ड्स बना लेगा जिनका दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं होता, दूसरों के लिए वो कंप्लीटली मीनिंगलेस होता है, बट फॉर अ पेशेंट इट इज़ मीनिंगफुल। नेक्स्ट इज वर्ड सैलेड। नाम से समझ में आ रहा है कि शब्दों का सलाद। पेशेंट यूज मीनिंगफुल वर्ड टू मेक अ सेंटेंस बट द सेंटेंस इज मीनिंगलेस। मीनिंगफुल वर्ड तो बना लेगा बट सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, just for example, I want to tomato, going, in water, coming, car, here, I want, लाइक दिस। इस तरीके का मतलब सेंटेंस तो बना रहा है, जो वर्ड बोल रहा है उसका तो पर्पस है, उसका तो मतलब है, लेकिन वो जो सारे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बना रहा है, उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, यानी शब्दों का सैलेड बना रहा है पेशेंट। दिस इज वर्ड सैलेड। नेक्स्ट इज डीरेलमेंट। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। माई नेम इज राहुल एंड वेजिटेबल मार्केट इज इन द बैंगलोर, तो मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं है, सेंटेंस प्रॉपर है बट उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। एंड द अदर वन इज इकोलेलिया, इमिशिएशन ऑफ एग्जामिनर साउंड। इकोलेलिया, इकोलेलिया मीन्स जो आप बोलेंगे वो ही पेशेंट रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे पेशेंट से व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट ईदर रिप्लाइंग योर नेम, आप पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो अपना नाम बताने की जगह वो भी ऐसे ही बोलेगा। आप पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट विल रिप्लाई व्हाट इज योर नेम। व्हाट डू यू डू, तो पेशेंट विल रिप्लाई व्हाट डू यू डू। व्हाट यू ईट, व्हाट यू ईट, है ना। तुम कहाँ रहते हो, तो पेशेंट विल ऑल्सो रिप्लाई तुम कहाँ रहते हो, मतलब आपको कॉपी करो, जो कॉपी कैट होते हैं ना उस तरीके से बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड इकोलेलिया। द नेक्स्ट इज क्लैंग एसोसिएशन। पेशेंट फॉलो द साउंड नॉट द वर्ड। पेशेंट ये साउंड को फॉलो करेगा लेकिन शब्दों को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि आई एम हैविंग गोल्ड, मेरे पास सोना है, ये तो ठीक है उसका, बट उसके आगे साउंड को उसने फॉलो किया। आई एम हैविंग गोल्ड, सोल्ड, फोल्ड, टोल्ड, फोल्ड, लाइक दिस। चाय वाय, मैगी शैगी, मैगी शैगी, पैगी, लैगी, टैगी, इस चाय वाय, ठाय, माय, लाए, इस तरीके से कुछ भी बोल सकता है पेशेंट। सो क्लैंग एसोसिएशन, पेशेंट फॉलो द साउंड, मतलब एक कोई साउंड को पकड़ लेगा और उसको ही बोलता जाएगा, बट वर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। इट लुक्स लाइक राइमिंग, भाई एक रिदम बना रहे हैं। वर्ड अप्रोक्सीमेशन एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, ओल्ड वर्ड्स यूज्ड इन न्यू सिचुएशन लुक वेरी स्ट्रेंज। वर्ड अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि ग्लव्स को हम नॉर्मली बोलेंगे ग्लव्स, बट पेशेंट बोलेगा हैंड शूज, हाथ में पहनने वाले जूते, दैट मीन्स ग्लव्स। वॉच को बोलेगा टाइम वेसल। तो इसमें क्या है, पेशेंट अलग ही तरीके के वर्ड्स यूज़ करेगा, ओल्ड वर्ड यूज इन न्यू सिचुएशन, और बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा। हैंड ग्लव्स मतलब शूज़, टाइम वेसल्स यानी वॉच, इसको हम बोलते हैं वर्ड अप्रॉक्सीमेशन। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयर इज वर्बिजरेशन। अभी हमने लास्ट में देखा था क्या, परजिवरेशन। परजिवरेशन में क्या होता है, पेशेंट जो है किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर देता है बट वहाँ पर स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या, पेशेंट रिपीट सेम वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन बट स्टिमुलस एब्सेंट होता है, यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो एब्सेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे हमने जैसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड, ही गेव अस आंसर शंकर। आप कहाँ रहते हो, शंकर। आपने क्या खाया, शंकर। बट यहाँ पे क्या, आपने एक बार पूछ दिया व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड, और मरीज ने जवाब दे दिया कि शंकर। अब आप उससे कुछ नहीं पूछ रहे हो,
बट स्टिल ही सिंग शंकर 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 शंकर। तो यहाँ पे स्टिमुलस एब्सेंट है, आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया, वहाँ पे बात खत्म हो गई, बट अब वो उसी चीज़ को रिपीट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो यहाँ पे स्टिमुलस एब्सेंट है और कंडीशन सेम है, तो वो वर्जिवरेशन है। और वहाँ पर परजिवरेशन में क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट है और आंसर सेम है। तो यहाँ पर दो चीज़ डिफरेंस है, वर्बिजरेशन में स्टिमुलस एब्सेंट है और परजिवरेशन में स्टिमुलस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ थॉट, स्ट्रीम ऑफ थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसमें आएगा हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। समटाइम इट इन्वॉल्व इन फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, पेशेंट रेपिडली शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टॉपिक टू अनदर टॉपिक बट अंडरस्टूड फॉर अदर ड्यू टू लॉजिकल कनेक्शन, सीन इन मानिया। मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज में एक आइडियाज से दूसरे आइडियाज पे जाएगा पेशेंट, और ये ज़्यादातर मानिया में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज थॉट ब्लॉक। पेशेंट सडनली स्टॉप इन कम्युनिकेशन एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर स्टॉपिंग इन बिटवीन। मतलब आप पेशेंट से बात कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट करते करते एकदम से चुप हो जाएगा, थॉट्स जो हैं उसे कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे और वो कुछ भी नहीं बोलेगा, और क्या वो सोच रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है, वो इस चीज़ का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। दैट इज़ थॉट ब्लॉक। थॉट रिटार्डेशन, व्हाट इज थॉट रिटार्डेशन? पेशेंट फ्लो ऑफ थॉट इज स्लोअर देन नॉर्मल। मतलब इफ़ यू आस्क व्हाट इज़ योर नेम, तो ही विल बी थिंकिंग, सोचता रहेगा पहले, माई नेम इज़ राहुल। तो इफ़ यू कॉमनली आस्क, अगर आप कॉमनली पूछते किसी से व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ राहुल, बट यहाँ पे पेशेंट के जो थॉट्स हैं, मेरा नाम, इस तरीके से मतलब जो थॉट्स हैं वो अफेक्ट होंगे पेशेंट के। तो यहाँ पे थॉट रिटार्डेशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ थॉट इज स्लोअर देन नॉर्मल। द नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ थॉट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, डिल्यूजन। तो हमने क्या देखा था, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, ये दोनों क्या है, ये परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर है। बट यहाँ पर डिल्यूजन जो है कंटेंट ऑफ थॉट डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर। जैसे डिल्यूजन के ऊपर मैंने एक डिफरेंट क्लास भी ली है, फॉल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीव दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग। ऐसा एक थॉट जो है, एक विश्वास जो है मन में पैदा हो जाना, जिसको हम किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फोबिया, इरेशनल फियर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और कंडीशन। इरेशनल फियर मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट द स्टिल पेशेंट हैव फियर। किसी भी कंडीशन से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सिचुएशन से डर लगना, इरेशनल फियर इज नोन एज फोबिया। द नेक्स्ट इज मैजिकल थिंकिंग। पेशेंट बिलीव दैट हिज हर थॉट आइडिया विचेस कैन अफेक्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब मैजिकल थिंकिंग, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, वो पूरी दुनिया उससे अफेक्ट होती है। अगर मैंने सोच लिया कि ये दुनिया डूब जाएगी तो ये पूरी दुनिया डूब जाएगी। मैंने सोच लिया कि ये दुनिया फिर से सोने की, कि हमारी इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, तो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो ये मैजिकल थिंकिंग है कि जो मैं सोचता हूँ वो अफेक्ट होगा, यानी जो मैं सोचता हूँ या जो मैं करता हूँ वो ज़रूर होगा इस इन्वायरमेंट में। और द नेक्स्ट इज थॉट एलिएशन डिसऑर्डर, थॉट प्रोसेस। यानी थॉट इंसर्शन, फर्स्ट आता है हमारा थॉट इंसर्शन। पेशेंट बिलीव दैट थॉट समवन एक्सटर्नल एजेंसीज पुट। इसमें क्या थॉट इंसर्शन में पेशेंट क्या सोचेगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मेरे खुद की थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई सेकेंडरी पर्सन मेरे अंदर ये थॉट्स जो है इंसर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, तो मेरे अंदर क्या है कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, ये मेरे खुद के थॉट नहीं है, कोई बाहर से मुझे बोल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है। तो ये थॉट इंसर्शन, मतलब कोई और जो है वो थॉट्स को इंसर्ट कर रहा है। तो सेकेंड इज थॉट विड्रॉल, जस्ट अपोजिट फ्रॉम थॉट इंसर्शन। इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा कि मेरे माइंड से जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं सोच रही हूँ, वो मेरे माइंड से कोई उस चीज़ को निकाल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, अगर मैं सोच रही हूँ कि
मुझे कहीं पर जाना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे बैंगलोर जाना है अपने किसी ऑफिस वर्क से, तो कोई बाहर का एक्सटर्नल पर्सन है, वो मेरे माइंड से इस थॉट को निकालने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें बैंगलोर जाना है अपने किसी काम से, थॉट को मेरे विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज थॉट विड्रॉल. एंड द नेक्स्ट में थॉट ब्रॉडकास्टिंग. थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा कि मैं जो भी सोच रही हूँ पूरा ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है. अगर मैंने सोचा कि टुमारो आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, तो ये पूरा ब्रॉडकास्ट हो गया. सब जगह टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, सब जगह यही आने लगा कि कल मुझे शॉपिंग पे जाना है. तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, जो भी मैं सोच रही हूँ पूरा ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है, ऐसा पेशेंट को लगता है. पेशेंट बिलीव हिज हर आइडिया आर एस्केपिंग हिज माइंड एंड ईजली नॉन फॉर अदर. मतलब कि मैंने सोचा कि मुझे कल शॉपिंग पे जाना है, तो मेरे माइंड से ये थॉट निकल के और पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो गया. सो दिस इज कॉल्ड थॉट ब्रॉडकास्टिंग. सो हेयर डिसऑर्गेनाइज सिम्टम. डिसऑर्गेनाइज सिम्टम में हमारे ये 3 सिम्टम्स आते हैं, और अकॉर्डिंग टू DSM-4 एंड ICD-10 एंड 11, 2 और मोर फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर एटलीस्ट 1. मतलब ये जो 5 हमारे सिम्टम्स हैं, इन 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ तक, जिसमें से एक सिम्टम इन तीनों में से होना चाहिए. मगर अगर मान लो किसी के अंदर 2 सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो एक सिम्टम इन तीनों में से होना चाहिए और 1 महीने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए. अब किसी को हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि सीजोफ्रेनिया है, जो सिम्टम्स हैं वो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ तक प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को सीजोफ्रेनिया है. बट अगर ऑप्शन में 6 मंथ ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास 4 वीक ऑप्शन है, तो 4 वीक अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड 11, 4 वीक्स यानी 1 महीने तक अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको सीजोफ्रेनिया है. सो दिस इज टॉपिक रिगार्डिंग सीजोफ्रेनिया. सीजोफ्रेनिया के जो भी क्लिनिकल फीचर्स है, साइन एंड सिम्टम्स है. फर्दर वी विल डिस्कस ट्रीटमेंट एंड ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.